हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं श्रुति रस्तोगी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए 10th क्लास की हिंदी का अध्ययन कराऊंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह आपका गद्य खंड से है। ठीक है, तो जो आपका पहला पाठ है गद्य खंड में, पाठ का नाम है आपका मित्रता। क्या नाम है? मित्रता। और ये मित्रता आपका पाठ जो है वो लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, ये पहला पाठ है, पाठ 1 है आपका। ठीक है, पहला पाठ है। और मित्रता पाठ की रचना किसने की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। तो आज हम चर्चा करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी पर। ठीक है, तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का संक्षिप्त परिचय देखेंगे, उसके बाद उनकी जीवनी पे जो है प्रकाश डालेंगे। ठीक है, तो इनका पूरा नाम जो था आचार्य रामचंद्र शुक्ल था, इन्हें शुक्ल जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर आपका कहीं भी क्वेश्चन आता है तो उसमें शुक्ल जी लिखा होगा अगर, तो वहाँ पर समझिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था सन 1884 ईस्वी में। ठीक है, इनका जन्म स्थान था बस्ती जिले का अगोना ग्राम, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए ये जो है आपका शॉर्टकट में है, इसके बाद विस्तार से इसका अध्ययन भी कराएंगे आपको आज ही में, आज की ही वीडियो में। तो इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की थी वो एफए यह कहते थे इंटरमीडिएट को, यानी कि 12वां क्लास को। ठीक है, इन्होंने 12th तक पढ़ाई की है। आजीविका यानी कि इनका रोजगार जो इन्होंने कार्य करा वो अध्यापन यानी पढ़ाई करी, लेखन यानी लिखा, नाटकों को, निबंधों को, पत्रिकाओं को लिखा, और प्राध्यापक यानी कि जो है अपनी जो सेवाएं दी वो पढ़ाने के लिए दी। ठीक है, बच्चों को उन्होंने पढ़ाया। इनकी जो मृत्यु हुई वह 1941 ईस्वी में हुई। ठीक है, ये तो मोटा मोटा तौर पर हो गया। ठीक है, कि इनका जन्म जो है 1884 में हुआ बस्ती जिले के अगोना ग्राम में। पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। शिक्षा इन्होंने इंटरमीडिएट तक ग्रहण की। देखो पहले के ज़माने में इंटर बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता था और इंटर करके अधिकतर नौकरियां बच्चों को लोगों की लग जाती थी। आज के समय में तो इंटर की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन पहले के समय में इंटर करके सरकारी नौकरियां या नौकरियां मिल जाती थी। ठीक है, तो इस हिसाब से इन्होंने जो है इंटर करने के बाद पढ़ाने का कार्य शुरू किया। ठीक है, लेखन विधा का अगर इनका चर्चा करें तो इन्होंने लेखन में आलोचनाएं लिखी हैं, निबंध लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, पत्रिकाएं लिखी हैं, काव्य लिखे हैं, ऐतिहासिक आदि चीज़ों का इन्होंने सृजन किया है यानी लिखी हैं। साहित्य में इनकी पहचान एक निबंधकार के रूप में है, अनुवादक के रूप में है, आलोचनात्मक के रूप में है, और संपादिकाएं इन्होंने लिखी हुई हैं। इस मारे इनका जो है साहित्य में पहचान निबंधकार, अनुवादक, आलोचक और संपादक के रूप में है। इनकी भाषा जो है शुद्ध साहित्यिक रही है, सरल एवं व्यवहारिक भाषा है, आसानी से समझ आने वाली। ठीक है, कोई भी पढ़ेगा इनकी चीज़ों को, इनकी रचनाओं को पढ़ेगा तो सरलता से उसे समझ सकता है। शैली का वर्णन करें तो यहाँ पे वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, भावात्मक शैली तथा हास्य व्यंग्यात्मक शैलियों का इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। देखिए वर्णनात्मक क्या चीज़ होती है? किसी चीज़ का वर्णन करना विस्तार से। ठीक है, विवेचना करना किसी चीज़ की, व्याख्या करना, ठीक है, आलोचना करना किसी चीज़ की, टिप्पणी करना उस पर, भावात्मक यानी किसी चीज़ से जुड़ जाना, और हास्य और व्यंग्यात्मक हंसी और मजाक का भी इन्होंने अपनी रचनाओं में जिक्र किया हुआ है। ठीक है, साहित्य में स्थान, शुक्ल जी को हिंदी साहित्य के जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनता है आलोचना का सम्राट किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका आ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आलोचना का सम्राट कहा जा सकता है, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय वाले आएंगे, तो इसको भी लेकर हम लोगों को चलना है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलिएगा। तो ये चीज़ आपकी समझ में आई। देखिए ये पूरी की पूरी जीवनी का निचोड़ है यहाँ पर, और अगर इस चीज़ को आप याद कर लेते हैं, ठीक है, इस जो आपका पूरा ये एक पेज जो आपका इस समय आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इस चीज़ को अगर आप याद कर लेते हैं और फिर जीवनी को समझ लेते हैं, जो आगे जीवनी हम आपको पूरी बताएंगे, तो आप इन चीज़ों को अंडरलाइन कीजिएगा। जो जो चीज़ें आप ये वाली लिखेंगे, इस पेज पे जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं, इन चीज़ों को जब आप लिखेंगे तो अपनी जीवनी में इन चीज़ों को अंडरलाइन कीजिएगा। नाम आचार्य चंद्र शुक्ल है, जन्म स्थान इनका, इस चीज़ को अंडरलाइन कीजिएगा या ब्लैक पेन से हाइलाइट कीजिएगा इस चीज़ को। तो ये चीज़ें आपके पेपर में, कॉपी में स्पेशली चमकेंगी और एग्जामिनर पे अच्छा असर डालेंगी। ठीक है, तो आगे चलेंगे अब इनकी जीवनी के ऊपर
कि पूरी जीवनी इनकी किस प्रकार से है। चलिए चलते हैं, चलिए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी। पाठ हमारा मित्रता है, जो इन्होंने लिखा है, पहला ही पाठ है गद्य का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। जैसे आप ये चीज़ लिखेंगे ना, तो इस चीज़ को अंडरलाइन कीजिएगा या हाईलाइट कीजिएगा। ठीक है, इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास राठ तहसील नामक ग्राम में हुई। ठीक है, एमफिल एफए यानी इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो गई तथा गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। उसके बाद इन्होंने सरकारी नौकरी की, किंतु स्वाभिमान के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर थोड़े समय के लिए मिर्ज़ापुर के ही मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। ध्यान दीजिएगा कि पुराने समय में नौकरी मिल बहुत आराम से जाती थी, लेकिन नौकरी लोग करते नहीं थे, क्योंकि कहते थे कि हम अपना खुद का काम करेंगे, किसी के नौकर बनकर नहीं रहेंगे। इसलिए पहले के समय में नौकरियां ज़्यादा लोग नहीं करते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार इनका जो इन्होंने पहले नौकरी की, फिर इनके अंदर स्वाभिमान जागा और इन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर कुछ थोड़े समय के लिए कहीं और रहे और फिर उसके बाद दोबारा से ही इन्होंने मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। आगे देखते हैं। मिर्ज़ापुर के पंडित केदारनाथ पाठक एवं प्रेमधन के संपर्क में आकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। अब ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने केदारनाथ पाठक और प्रेमधन के संपर्क में आकर, यानी कि इन लोगों से जब ये मिले, पंडित केदारनाथ से और प्रेमधन से, तो उन्होंने इनके संपर्क में आकर इन्होंने इन भाषाओं का जो है ज्ञान प्राप्त किया, हिंदी का, उर्दू का, बांग्ला का, संस्कृत का, अंग्रेजी का। ठीक है, इसके अलावा भी अन्य भाषाएं जो थी उनको उन्होंने पढ़ा और उसको समझा। ठीक है, कोई नई भाषा समझना, जैसे कि अगर हमें हिंदी आती है और हम उर्दू पढ़ लेते हैं तो उर्दू समझ लेते हैं, तो फिर उसका नया अध्ययन हो जाता है ना। तो इसी प्रकार से इन्होंने विभिन्न प्रकार की भाषाओं का अध्ययन किया और सीखा। आनंद कादम्बनी, इनकी जो आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका है, इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका उस समय चलती थी, जैसे इस समय अमर उजाला अखबार चलता है। ठीक है, उसी समय पत्रिकाएं जैसे गृह शोभा है चलती है, ये कहानियों की किताबें चलती हैं, जो आपने देखा होगा अक्सर। अगर आप रेलवे स्टेशन पे या कहीं गए होंगे तो बुक्स की दुकानें होती हैं, वहाँ पर कहानियों की किताबें मिलती हैं। ठीक है, सरिता वगैरह जो आपने देखी होंगी, उस टाइप की अगर आनंद कादम्बनी नामक एक पत्रिका चलती थी, उसमें इनकी रचनाएं जो थी प्रकाशित होने लगी। रचनाएं यानी कि जो जो चीज़ें लिखते थे उसमें छपने लगी। इन्होंने 19 वर्ष तक नागरी पचराणी सभा में हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का पदभार ग्रहण किया। कितने वर्ष तक? 19 वर्ष तक। कहाँ पर? नागरी पचराणी सभा में। ध्यान रखिएगा, 19 वर्ष तक नागरी पचराणी सभा में अपना योगदान दिया। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक भी रहे। ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने हिंदी पढ़ाई। वहाँ वे बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए तथा इनकी गिनती उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। पढ़ाते पढ़ाते इन्हें जो है एक्सपीरियंस हो गया और उसके हिसाब से इन्हें जो है हिंदी का उच्च कोटि का विद्वान माना जाने लगा। ठीक है, क्योंकि ये रचनाएं भी लिखते थे और पढ़ाते भी थे। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का प्रवेश निबंधकार तथा कवि के रूप में हुआ। शुरू में इन्होंने निबंध लिखे और कविताएं लिखी। नाटक रचना में इनकी विशेष रुचि रही। तत्पश्चात यानी उसके बाद आलोचना इनकी विशेष एवं प्रिय विधा बन गई, यानी किसी चीज़ की टिप्पणी करना, किसी पे आलोचनाएं करना, इन्होंने आलोचना लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने लेखन क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य लेखन में निरंतर लगे रहे, यानी कि जब तक ये जीवित रहे तब तक इन्होंने अपना जो है योगदान हिंदी साहित्य में दिया। साहित्य लेखन विधा में दक्ष शुक्ल जी ने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी साहित्य साधना का साथ नहीं छोड़ा तथा लेखन कार्य करते हुए इस महापुरुष का सन 1941 में स्वर्गवास हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए कि इन्होंने लास्ट तक लिखा। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शुक्ल जी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, दक्ष शुक्ल जी ने जीवन के अंतिम पड़ाव में साहित्य साधना का साथ नहीं छोड़ा तथा लेखन कार्य करते हुए इस महापुरुष का सन 1941 में स्वर्गवास हो गया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1884 में जन्म हुआ है और 1941 में इनका देहावसान हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का साहित्यिक परिचय। ठीक है, इन्होंने साहित्य में क्या क्या योगदान दिया है। शुक्ल जी ने अपने संपूर्ण जीवन को साहित्य के प्रति समर्पित कर दिया। हिंदी साहित्य को विश्व स्तरीय पहचान दिलवाने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की साहित्यिक सेवाओं का योगदान अविस्मरणीय है। अविस्मरणीय माने होता है जो कि नहीं भुलाई जा सकती कभी भी। ठीक है,
अविस्मरणीय है। आरंभिक साहित्यिक जीवन काव्य रचना से प्रारंभ करने के पश्चात इन्होंने गद्य विधा के क्षेत्र में अधिक कार्य करके अपनी पहचान निबंधकार, अनुवादक, संपादक एवं आलोचना के रूप में बनाई। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इन्होंने काव्य रचना से अपना जीवन जो है रचना का कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पहचान जो अपनी बनाई वो निबंधकार, अनुवादक, संपादक और आलोचना के रूप में बनाई। ठीक है, गद्य के क्षेत्र में अपूर्ण ख्याति प्राप्त की। ये हिंदी युग के प्रवर्तक आलोचक हैं। हिंदी युग के प्रवर्तक आलोचक हैं। इन्होंने सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाओं की रचना की है। ठीक है, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास रचकर हिंदी साहित्य लेखन में सर्वश्रेष्ठ भूमिका प्राप्त की है। इन्होंने हिंदी शब्द सागर का संपादन किया। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हिंदी शब्द सागर का संपादन किया है इन्होंने, तथा नागरी बचाणी पत्रिका एवं आनंद कादम्बनी जैसी पत्रिकाओं का प्रभावपूर्ण संपादन भी इन्होंने किया। इन्होंने कृतियाँ यानी कौन कौन सी इन्होंने कृतियाँ लिखी हैं? शैक्षिक कृतियाँ लिखी हैं, ऐतिहासिक कृतियाँ लिखी हैं, साहित्य सांस्कृतिक लिखी हैं, धार्मिक, यानी रचनाएं इनकी किस किस प्रकार की थीं? शैक्षिक रचनाएं थीं, ऐतिहासिक थीं, सांस्कृतिक थीं, धार्मिक थीं, दार्शनिक थीं एवं साहित्यिक विषय में इनकी कृतियाँ थीं। ठीक है, जो कि निम्न प्रकार हैं। निबंध लिखे इन्होंने, आलोचनाएं लिखी, ठीक है, ऐतिहासिक साहित्य लिखे, संपादक लिखे, काव्य रचनाएं करी, अनुवादक करे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या था, निबंध में शुक्ल जी ने भाव प्रधान समीक्षात्मक दोनों प्रकार के निबंध की रचना की। और निबंध में इनके दो निबंध जो है मशहूर हैं, एक चिंतामणि और एक विचार वीथी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है चिंतामणि और विचार वीथी किसकी रचना है, तो आप बता सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। या ये आ सकता है क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दो रचनाओं के नाम लिखिए, तो आप चिंतामणि, विचार वीथी लिख सकते हैं, या इसमें से कोई भी दो रचनाएं आप लिख सकते हैं। आलोचनाओं में इन्होंने रसमीमांसा लिखी है, त्रिवेणी लिखी है। ठीक है, इन्होंने आलोचना जो है सूर, तुलसी और जायसी पर आलोचना की है। इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास इनका प्रमुख है। संपादन में तुलसी ग्रंथावली लिखी है, जायसी ग्रंथावली लिखी है, हिंदी शब्द सागर, नागरी पचारणीस, भ्रमरगीत सार, आनंद कादम्बनी, इनका संपादन किया है इन्होंने। काव्य रचनाओं में अभिमन्यु वध और 11 वर्ष का समय, ये दो इनके काव्य रहे हैं। अनुवाद मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रपंच, बुद्धचरित आदि ये अनुवाद रहे हैं। यानी किसी की जो रचनाएं थी इंग्लिश में या किसी और भाषा में रही थी, उनका अनुवाद किया है इन्होंने। ठीक है, ये अनुवाद जो है इन चीज़ों का अनुवाद किया, इन किताबों का अनुवाद किया है अपनी भाषा में। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर दो रचनाएं लिखने को आती हैं, या शुक्लोत्तर युग के गद्य साहित्य की दो रचनाएं लिखने को आती हैं, तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका बनता है। अगला आगे देखते हैं। आगे है आपका भाषा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा कैसी थी? देखिए, शुक्ल जी की भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था। इन्होंने एक और अपनी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया तथा संस्कृत की तत्सम शब्दावली को प्रधानता दी, तो दूसरी ओर इन्होंने सरल व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया, जिसमें संस्कृतनिष्ठ भाषा के स्थान पर हिंदी की प्रचलित शब्दावली का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त इनकी रचनाओं में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी रचनाकार का आप परिचय लिखें, किसी भी जो आप किसी की भी जीवनी लिखें, तो आप उसमें एक मोटिवेट लीजिए कि एक चीज़ लाइन आपको हर जीवनी में डालनी है। ठीक है, इनका भाषा पर पूर्ण अधिकार था। इन्होंने अपनी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है, शुद्ध भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, इन्होंने सरल भाषा का प्रयोग किया है, व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया है, प्रचलित शब्दावली का प्रयोग किया है। ये सारी लाइनें ऐसी हैं जो आप हर जीवनी में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ें जो है ना, वो अपने माइंड में आप बैठा लीजिए कि जो चीज़ें नॉर्मल लाइनें हैं वो हर जीवनी में हमें रखनी है। तो बार बार आपको उसको रिवीजन करने का या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो भाषा में जो जो लाइन हमने आपको बताई वो आपकी कौन सी हो गई कि भाषा पे आपकी लाइन हो गई। कोई भी आपका जो रचनाकार हो, जिसकी भी आप जीवनी लिख रही हो, उनका भाषा पर पूर्ण अधिकार था। इन्होंने अपनी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक भाषा, शुद्ध भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, शब्दावली को प्रधानता दी है, सरल भाषा का प्रयोग किया है, व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया है, हिंदी की प्रचलित शब्दावली का प्रयोग किया है। ठीक है, और इन्होंने अपनी रचनाओं में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि हर रचनाओं में किसी न किसी की रचना कहीं ना कहीं पर हिंदी के साथ साथ उर्दू, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि शब्दों का प्रयोग है ही। तो आप ये चीज़ें लाइनें जो है नॉर्मल भाषा में डाल सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं शैली। शुक्ल जी की शैली विवेचनात्मक और संयत है। इनकी शैली निगमन शैली भी कहलाती है। इन्होंने समासिक शैली का प्रयोग किया है, यानी समाज से युक्त है इनकी शैली।
शुक्ल जी की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि वे कम शब्द से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने में सक्षम थे। ये चीज़ आप नोट करिएगा, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने में सक्षम थे और समासिक शैली का प्रयोग किया है। ठीक है? इनकी रचना में प्रायः वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, भावात्मक शैली तथा हास्य व्यंग्यात्मक शैली आदि सभी शैलियों के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल सी लाइन ये है कि विभिन्न प्रकार की जो शैलियाँ हैं आपकी वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक और भावात्मक, ये सभी में आ जाती हैं। ठीक है? हर जीवनी में ये लाइनें आप डाल सकते हैं। ठीक? नॉर्मल सी लाइन ये है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने का सक्षम है और समासिक शैली का प्रयोग किया है, निगमन शैली भी कहलाती है। ये लाइन जो आपकी रहेगी, इनकी शैली निगमन शैली कहलाती है, ये वाली। और कम से कम शब्दों में अधिक बात कहने में सक्षम थे, ये वाली। ये मेन लाइन है इनकी। और बाकी जो लाइनें हैं आपकी वो अन्य जीवनी में भी आपकी जा सकती हैं। फिर आ जाते हैं आपका हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में स्थान में देखें अगर, तो रामचंद्र शुक्ल जो हैं, सॉरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं आपके, उनकी मस्तिष्क से आलोचक हैं, अध्यापक हैं तथा हृदय से वे कवि हैं। आलोचना के क्षेत्र में भी आचार्य शुक्ल जी का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने हिंदी साहित्य के जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हिंदी साहित्य के जगत में आलोचना का सम्राट किसे कहा जाता है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। ठीक है? हिंदी समालोचना के क्षेत्र में इन्होंने अपनी साहित्यिक प्रतिभा में क्रांति उत्पन्न कर दी। क्रांति सबने उत्पन्न करी है, ये लाइन नॉर्मल सी है, आप सब में डाल सकते हैं। अपने युग में शुक्ल जी उत्तम तथा विशिष्ट निबंधकार सिद्ध हुए। ठीक है? अब यहाँ पर जो है, अगर आप किसी काव्य का लिख रहे हैं जीवनी या गद्य की लिख रहे हैं, तो सभी विशिष्ट रचनाकार सिद्ध हुए, आप लिख सकते हैं। निबंधकार अगर नहीं लिखते हैं तो रचनाकार लिख सकते हैं। रचनाकार में आपके निबंधकार हों, साहित्यकार हों, या कोई भी जो उन्होंने लिखी हो भाषा, जो लिखा हो, अनुवादक हों, आलोचक हों, संपादक हों, पत्रिकाएं लिखी हों, नाटक लिखे हों, कुछ भी लिखा हो उन्होंने, तो वो रचनाकार में आ जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर लाइन आपकी ये रहेगी कि अपने युग में इस कवि ने या इस रचनाकार ने विशिष्ट रचनाकार अपने समय में ये सिद्ध हुए हैं। ठीक है? ये लाइन नॉर्मल है, ये सब में डाल सकते हैं आप। इनकी विशिष्ट दीप्तिमयता के कारण इनके समकालीन हिंदी गद्य के युग को शुक्ल युग कहा जाता है। ये आपकी महत्वपूर्ण लाइन है रामचंद्र शुक्ल की, क्योंकि ये सब में नहीं जाएगी ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कारण ही शुक्ल युग का निर्माण हुआ था, तो यहाँ पर ये लाइन आपकी प्रमुख है। हिंदी गद्य के युग को इन्हीं के कारण शुक्ल युग के नाम से पुकारा जाता है। ये मेन लाइन है। ठीक है? तो यहाँ पर आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी जो होगी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपका जो पाठ होगा वह शुरू हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर ये जीवनी है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि भाषा, शैली, हिंदी साहित्य में स्थान, और इसके अलावा साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और कृतियाँ, ये हेडिंग्स जो होते हैं आपके, ये आपको हर जीवनी में डालना है। तो इसके अंदर क्या-क्या डिटेल रखनी है, वो चीज़ें आप ध्यान रख के चलिएगा, क्योंकि आपको जो हमने अब सबसे पहले वाला जो बॉक्स दिखाया था, बताया था, ये वाला जो बॉक्स आपको दिखाया है, ये जो पेज पूरा दिखाया है, इसमें जो है आपका एक जो आप डाल सकते हैं, संक्षिप्त परिचय लिखा हुआ है यहाँ पर एक परिचय वाला आ जाएगा हेडिंग। ठीक है? एक आ जाएगा साहित्य में पहचान, साहित्य परिचय, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान, ये हो ही गया। ठीक है? निबंध इधर आ जाएगा, और फिर शिक्षा एक हेडिंग ये हो जाएगा, है, और नाम तो हो ही गया, फिर जन्म स्थान, ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये तो 5 हो ही गए, है ना? 5 के अलावा क्या होगा? भाषा, शैली हो गया। बस 5 ही आपको हेडिंग से डालना है, उसके बाद पूरी जीवनी आपको डाल देना है डिटेल में बना के। तो यहाँ पर आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी आपकी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और नहीं समझ में आई है कमेंट करके बताइए क्या चीज़ समझ में नहीं आई। अगर आपको किसी शब्द में, किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो रहा हो, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है कि ये विवेचनात्मक क्या होता है, व्याख्यात्मक क्या होता है, या कोई ऐसा शब्द आपके सर के ऊपर से निकल गया हो कि भाई इसकी हमें जानकारी नहीं है या इसको क्या कहते हैं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम जो है उसको जो है आपको अच्छे से जो है बताएँगे कि क्या उसका अर्थ क्या होता है, तो आप अच्छे से समझ पाएँगे। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और जो भी 10th क्लास में हैं आप उनसे जुड़े हुए होंगे, तो आशा करते हैं आप जो सपोर्ट करेंगे, और अपने दोस्तों से जो है सब्सक्राइब करवाइए और उनको भी इसका लाभ दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगी आपके पाठ के सारांश की, जो पाठ आपका रहेगा मित्रता का। ठीक है? मित्रता पहला पाठ है। इसमें आप हेडिंग्स वाइज पूरा का पूरा पाठ आपको यहाँ पे गद्यांश का अर्थ सहित कराया जाएगा, जो कि समझाया जाएगा, और क्योंकि गद्यांश आता है आपका, और जो कि 3 से 4 नंबर का होता है। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड सी यू।